हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। आज की क्लास में हम इस पर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं चार्ज पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चार्ज के रिगार्डिंग हम बात करें तो एक क्वेश्चन तो सबसे बेसिक यही बन जाता है कि आप किसी मेटल स्फेयर को बिना टच किए कैसे चार्ज कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फेयर विदाउट टचिंग। तो बेटा आप लोगों को ध्यान होगा, हमने 3 मेथड पढ़े थे चार्जिंग के लिए। एक हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में दो बॉडीज़ को आपस में रगड़ा जाता है, तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो टच किया जाता है इसमें। कंडक्शन में एक बॉडी होती है न्यूट्रल और एक होती है चार्ज, दोनों को आपस में टच करते हैं तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ये मेथड है जिसमें बिना टच किए हम चार्ज डेवलप करते हैं, है ना। एक न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक एक चार्ज बॉडी को लाते हैं तो उसकी वजह से चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। तो बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वी कैन डेवलप चार्ज ऑन ए मेटल स्फेयर, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। एनसीईआरटी में पूछा गया है पॉजिटिव चार्ज आप कैसे डेवलप करेंगे। तो आप पॉजिटिव क्या आप नेगेटिव भी डेवलप कर सकते हैं बिना टच किए। कौन से मेथड से? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। एक जनरल क्वेश्चन बनता है और बहुत सालों से आप सुनते आ रहे होंगे, 9th-10th में भी डिस्कशन किया जाता है कि जब हम कॉम्ब को ड्राई हेयर में कॉम्बिंग करते हैं अपने हेयर्स की, है ना, तो कॉम्ब जो है वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया है ये भी। एक कॉम्ब रन थ्रू ड्राई हेयर attracts small bits of paper. Why? पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को एक कॉम्ब अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि जब कॉम्ब को ड्राई हेयर में घुमाया जाता है, ड्राई हेयर्स की कॉम्बिंग की जाती है, तो फ्रिक्शन की वजह से बालों और कॉम्ब के बीच में, कंघे और बालों के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस के थ्रू दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट में चार्ज आ जाता है। और जब ये कंघी या कॉम्ब जो कि चार्ज हो चुका है, जब इसको पेपर के पीसेस के नज़दीक लाया जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से वो पेपर पीस भी चार्ज हो जाते हैं, और पेपर पीस पे जो चार्ज डेवलप होगा वो कॉम्ब के ऑपोजिट नेचर का होगा, इसलिए कॉम्ब और पेपर पीसेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट में ये होता है, कॉम्ब एंड हेयर, इनके बीच में जो फिनोमिना है वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा फिर कॉम्ब एंड पेपर पीसेस, इनके बीच में जो फिनोमेना है यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इस वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, है ना। अच्छा, अब इसी में एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि अगर, है ना, बाल गीले हैं, हेयर वेट है, तो ऐसा नहीं देखने को मिलता। ठीक है, क्योंकि जब बाल गीले होंगे, है ना, तो क्या होगा,
फ्रिक्शन की अमाउंट कम हो जाएगी, बालों और कंघे के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो कॉम्ब जो है सफिशियंट अमाउंट का चार्ज स्टोर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करता। और देखिए और क्या क्वेश्चन बनते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के नाम पे। ये रबर जो होती है, रबर, ऑर्डिनरी रबर की हम बात करें तो ऑर्डिनरी रबर ये इंसुलेटर होती है, लेकिन एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन के टायर बनाने के लिए जो रबर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, रबर यूज्ड फॉर मेकिंग टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, ये कंडक्टिंग बनाई जाती है थोड़ी सी। ऐसा क्यों, ये सोचने का विषय है। स्लाइटली कंडक्टिंग क्यों बनाया गया? क्योंकि बच्चों जब एयरक्राफ्ट हवा में ट्रैवल करता है तो बहुत हाई स्पीड पर ट्रैवल करता है। वो हाई स्पीड पर ट्रैवल करने की वजह से क्या होगा, वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी गेन कर लेगा, कुछ चार्ज गेन कर लेगा, उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से स्पार्किंग हो सकती है, स्पार्क डेवलप हो सकता है और एयरक्राफ्ट हमारा फायर कैच कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है ना, फायर एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है एयरक्राफ्ट में। ऐसा ना हो इसके लिए जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग करेगा तो लैंडिंग करते वक्त, है ना, वो ये जो रबर के टायर्स हैं जिनको स्लाइटली कंडक्टिंग बना दिया गया, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज को अर्थ में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे सेफली लैंडिंग हो जाएगी। और देखिए और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करें। अच्छा जी, इसी में ये कुछ हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जैसे पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल और डीजल सप्लाई करने वाले टैंकर्स होते हैं, वो जब आते हैं तो आपने कभी ध्यान दिया हो, या कोई और हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं हम हिंदी में, तो उसके पीछे, टैंकर के पीछे मेटल की चेन लटका दी जाती है जो सड़क पे रगड़ती हुई चलती है। ऐसा क्यों किया जाता है? उसका भी सेम रीज़न है कि जब वो सड़क पे ट्रैवल करेंगे तो, है ना, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपनी बॉडी पे, अपने बॉडी सरफेस पे, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेटल की चेन लटका दी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेटल जो है नेचर में कंडक्टिंग होता है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज को अर्थ में ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे किसी मिस हैपनिंग के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, है ना। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्सेप्चुअल चार्जेस के रिगार्डिंग बात करें तो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एनसीईआरटी का एक a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge. कितना? 3 × 10⁻⁷ कूलम। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ये हमें बताना है। एक पॉलीथीन का पीस है और एक वूल का पीस है, दोनों को आपस में रब कर दिया गया, तो हमने ये देखा कि पॉलीथीन के पीस के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं, Q = ±n ही होता है, यहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ही हमसे निकालने के लिए कहा गया। तो n की वैल्यू Q/E। अब Q जो कि नेगेटिव आ रहा है, तो -3 × 10⁻⁷, और E इलेक्ट्रॉन पे डेवलप होने वाला चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये भी कूलम में, ये भी कूलम में। इसको सॉल्व करें तो ये आता है 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, देखते हैं उसको।
आइए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है 10 की पावर, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। एक बॉडी है, बॉडी ए मान लेता हूँ इसको, एक दूसरी बॉडी है, बॉडी बी। ए बॉडी से बी बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। हर एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफ़र होंगे वन बॉडी से दूसरे सेकंड बॉडी पे, फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी पे, तो कितना समय लगेगा 1 कूलाम का चार्ज कलेक्ट करने में? इसको देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको समझते हैं पहले। तो देखिए बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो 1 कूलाम का मतलब ये डिवाइड में आ गया इधर, 1/1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। इसका मतलब 1/1.6 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, या फिर 10/1.6 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका मतलब हो गया हमारा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हो गया, सॉरी ये 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस रेट से इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कूलाम के लिए। और जो हमें डेटा दिया गया वो कहता है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं 1 सेकेंड में। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितनी देर में ट्रांसफ़र हो रहा है? 1/10 की पावर 9 सेकेंड्स में। और 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगेगा? इतने सेकंड्स लगेंगे। इसको जब हम सॉल्व करें तो हमें मिलता है 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकंड्स। और इसको ईयर में कन्वर्ट करके देखें, सेकंड में समझने के लिए ईयर में कन्वर्ट करें तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं? 365.25। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करें तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 198 ईयर्स, लगभग 200 साल। तो एनसीईआरटी वाले पागल नहीं हैं, बिना वजह वाहियात क्वेश्चन नहीं देते। ये क्वेश्चन बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा है हमें, कि जनरली हम 1 कूलाम के चार्ज को बहुत छोटा सा चार्ज समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में 1 कूलाम का चार्ज कितना बड़ा होता है ये समझाने की कोशिश की जा रही है। अब देखो ज़रा, मैं बताता हूँ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी जीरो हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 है ना? 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ ऑफ इलेक्ट्रॉन आर बीइंग ट्रांसफर्ड एवरी सेकेंड। हर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं? 100 करोड़। और अगर ये प्रोसेस चलता रहे तो 200 साल बाद एक बॉडी के ऊपर आएगा 1 कूलाम का चार्ज। 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन आप अगर हर सेकंड एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र करोगे तब जा कर के लगभग 200 साल लग जाएंगे 1 कूलाम का चार्ज कलेक्ट करने में। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना इजीली कह देते हैं 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 1 कूलाम। 1 कूलाम कितनी बड़ी वैल्यू होती है अपने आप में, है ना? तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना। और देखते हैं किस टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है इसमें। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े से बेसिक चार्ज के ऊपर। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, एक ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत सारी रिफ्रेशर बुक्स में इसको डाला हुआ है कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा 1 कप पानी में।
तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक कप पानी से मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, लेकिन न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल होने का मतलब ये कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। वाटर मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो ये होता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन। तो टोटल 10 ही तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 10 ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। लेकिन चार्ज तो है, कुछ अमाउंट में नेगेटिव और कुछ अमाउंट में पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कितना होगा, लगभग 1 कप पानी में। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 1 कप पानी लगभग 250 ml पानी, 1 cup of water is approximately equal to 250 ml of water। अब वाटर की डेंसिटी जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दूं, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, जिसको 1 ग्राम पर ml भी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1, वॉल्यूम है 250, तो ये हो गया 250 ग्राम। पानी के केस में हम लिख सकते हैं जितनी वॉल्यूम उतना मास। तो 1 कप पानी का मतलब 250 ग्राम पानी, और 250 ग्राम पानी पे कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव चार्ज होगा ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 250 ग्राम पानी की हम बात कर रहे हैं, तो मास तो पता चल गया। अब हम ये भी देख चुके कि एक मॉलिक्यूल पे कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव होता है। तो अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लें बाय द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स पता करने पड़ेंगे। और जो बच्चे जानते हैं उन्हें बता दूं, जो बच्चे नहीं जानते उन्हें बता दूं, वाटर के लिए मोलर मास होता है 18। ठीक है भाई, हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, ऑक्सीजन का 16, तो ये आ गया 18, यानी कि 18 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर। अच्छा, और नंबर ऑफ मोल्स मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास 18, सॉरी मास है 250, ये है मास 250, मोलर मास है 18। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ मोल्स की एवोगैड्रो नंबर से, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि 250/18 × 6.023 × 10⁻23। दिस इज एवोगैड्रो नंबर। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल करके आता है 83.6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 ही प्रोटॉन। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज क्या होता है, Q = Ne। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये रहे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं, तो 83.6 × 10⁻23, और इसकी मल्टीप्लाई हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कर दें या प्रोटॉन के चार्ज से करते हैं 1.6 × 10⁻−19, तो हमें चार्ज मिल जाएगा 1.34 × 10�7 कूलम। ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, कहने का मतलब इतना ही पॉजिटिव है इतना ही नेगेटिव है, क्योंकि इतनी प्रोटॉन है और इतनी इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक मेटल स्फेरिकल शेल दी हुई है ना, जिसका इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया Q। तो कह रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए इनर सरफेस की और आउटर सरफेस की। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ बड़ा सा डायग्राम ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। ये मेटल स्फेरिकल शेल है ना, ये मेटल की स्फेरिकल शेल है, और इसका जो अंदर वाला रेडियस है ये है R1 और बाहर वाला रेडियस है R2। अंदर रखा है चार्ज Q, है ना। अब ये कह रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, लेकिन चार्ज अपॉन एरिया तो तब कैलकुलेट करेंगे जब चार्ज पता होगा। तो यहाँ पे हमने चार्ज रखा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये जो इनर सरफेस है इस कैविटी का, इस शेल का, ये चार्ज एक्वायर कर लेगा -Q।
और उसको बैलेंस करने के लिए आउटर सरफेस पे अपीयर हो जाएगा प्लस क्यू। तो इनर सरफेस पे चार्ज आया माइनस क्यू, आउटर सरफेस पे आया प्लस क्यू। अब हमें चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फॉर इनर सरफेस सिग्मा 1 अगर हम कहें तो ये हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज है माइनस क्यू और एरिया 4πr², रेडियस r1 है इसलिए r1²। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर इनर सरफेस। ऐसे ही आउटर सरफेस के लिए निकाल सकते हैं। फॉर आउटर सरफेस, पिछली क्लास में लास्ट टॉपिक पढ़ाया था ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसी पे बेस्ड है। तो आउटर सरफेस के लिए सिग्मा 2, आउटर सरफेस पे चार्ज है प्लस क्यू अपॉन सरफेस एरिया, यानी कि 4πr²। ये इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इसी में क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसके पास पहले से चार्ज है कैपिटल क्यू। उसका इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2। इसके अंदर एक छोटा क्यू और रख दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब कह रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए। तो कैसे निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी? बेसिक सा फॉर्मूला है चार्ज अपॉन एरिया। लेकिन चार्ज अपॉन एरिया करने से पहले चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू और उसको बैलेंस करने के लिए बाहर आएगा प्लस क्यू। तो इनर सरफेस पे नेट चार्ज माइनस क्यू और आउटर सरफेस पे नेट चार्ज क्यू प्लस क्यू। तो इन्हीं दोनों से हमारा काम हो जाएगा। इनर सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी अगर मैं कहता हूँ सिग्मा 1, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन एरिया, यानी कि 4πr²। और आउटर सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं सिग्मा 2, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस अपॉन एरिया ऑफ आउटर सरफेस। तो टोटल चार्ज Q प्लस Q और एरिया 4πr²। ये आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल, जो भी वैरायटी कवर हो सकती है मैंने आपको बताई। अगली क्लास में हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे, कूलाम लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज के लिए इस टॉपिक को इतना ही रहने देते हैं, आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, है ना बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।